ऑडियो 2। अध्यापक अपने आदर्श से मार्गदर्शन दें। स्कूली शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को प्रस्तुत परिस्थितियों, संदर्भ एवं प्रसंगों की समुचित जानकारी देना है। इस दृष्टि से भाषा, गणित, भूगोल, इतिहास, विज्ञान आदि विषयों की जानकारी का पाठ्य पुस्तकों में समावेश है। ये सभी विषय नवोदित छात्रों को अधिक जानकारी और वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए समाविष्ट किए गए हैं। इस जानकारी की उपयोगिता आवश्यकता कम नहीं है। इसी कारण शिक्षा का वर्तमान ढांचा खड़ा किया गया है। उसी प्रयोजन के लिए स्कूल कॉलेज खुले हैं, अध्यापक नियुक्त किए गए हैं, परीक्षाएं होती हैं और उत्तीर्णों को प्रमाण पत्र व पुरस्कार आदि मिलते हैं। इसी आधार पर उनके ज्ञान विस्तार का मूल्यांकन किया जाता है और उसी के अनुरूप उपयुक्त पदों पर उनकी नियुक्ति भी होती है अथवा व्यवसाय आदि में अपनी जानकारियों के आधार पर अधिक कुशल सिद्ध होते एवं सफल बनते हैं। इस प्रकार प्रचलित शिक्षण प्रक्रिया को भी उपयोगी और आवश्यक समझते हुए सराहा जा सकता है। उसकी अवमानना करने जैसा तो कोई कारण ही नहीं है। अभी जो है उसकी प्रशंसा करते हुए भी जो कमी है उसकी ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। यदि वह कभी अखरे तो उसे दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। चिंतन की उत्कृष्टता, चरित्र की प्रामाणिकता और न्यायोचित परस्पर सहकार की प्रवृत्तियां ऐसी हैं जिन्हें शिक्षण काल में ही छात्रों में अंकुरित और पल्लवित किया जाना चाहिए, क्योंकि गुण कर्म स्वभाव में सत्प्रवृत्तियों का समावेश हुए बिना व्यक्तित्व उस स्तर तक नहीं उभरता जिससे आत्मसंतोष मिल सके, प्रतिभा उभर सके और प्रामाणिकता के आधार पर जन साधारण का सम्मान एवं सहयोग अर्जित करना संभव हो सके। इस आवश्यकता की पूर्ति शिक्षण के साथ साथ ही होती चले, यह आशा की जानी उपयुक्त ही है, क्योंकि हरी लकड़ी मोड़ी जा सकती है, गीली मिट्टी से बर्तन खिलौने बन सकते हैं। धातु को नरम बनाकर ही उसे किसी ढांचे में ढालकर उपयोगी उपकरण के स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। संस्कार ग्रहण करने की सही आयु उठती उम्र ही है। उसमें प्रधान उपलब्धि शिक्षा के रूप में अर्जित की जाती है, किंतु साथ ही यह भी सही है कि इन्हीं दिनों वातावरण के अनुरूप नवोदित बालकों का व्यक्तित्व भी भले बुरे स्तर का विनिर्मित होता है। कुसंग एवं सत्संग उन्हें अत्यधिक प्रभावित करते हैं। स्कूलों में प्रवेश पाने से लेकर उसे छोड़ने तक की यह संधि ऐसी होती है जिसमें भाव संवेदनाओं का अत्यधिक उभार रहता है। वे वातावरण से संबद्ध व्यक्तियों से प्रेरणाएं ग्रहण करते और उन्हें जीवन क्रम में उतार कर परिपक्व करते जाते हैं। यही संचय विकसित स्थिति में पहुंचने पर व्यक्तित्व एवं चरित्र रूप में दृष्टिगोचर होता है। इन तथ्यों को समझते हुए शिक्षण काल में लगने वाले बहुमूल्य समय में ही नीतिनिष्ठ समाजनिष्ठ की मनोभूमि बनाई जानी चाहिए। उन्हें श्रेष्ठ नागरिक एवं प्रतिभावान पुरुषार्थी बनाए जाने के लिए समुचित प्रयत्न होना चाहिए। आदतों का परिमार्जन एवं परिष्कार इन्हीं दिनों संभव है। इस संभावना को सार्थक कर दिखाने पर ही यह आशा अपेक्षा की जा सकती है कि समय आने पर श्रेष्ठ नागरिक बन सकेंगे, समाज को समुन्नत बनाने में सहयोग दे सकेंगे, अपने व्यक्तित्व और कर्तव्य के द्वारा देश, धर्म, समाज और संस्कृति की मूल्यवान सेवा कर सकेंगे। यही वैयक्तिक और राष्ट्रीय समृद्धि भी है। किसी देश के सुयोग्य नागरिक ही उसकी प्रगति के मूलभूत आधार होते हैं। महामानवों का मूल्य इतना अधिक होता है जिस पर कुबेर की संपदा न्यौछावर की जा सके। प्रखरता संपन्न व्यक्ति ही पिछड़ेपन की परिस्थितियों को समाप्त करने एवं हर क्षेत्र में प्रगतिशीलता का वर्चस्व भरने में सफल होते हैं। सुविकसित सुसंस्कृत प्रतिभाओं को नरदेव माना गया है। इस स्थिति तक कैसे पहुंचा जाए, सामान्य से असामान्य स्तर का बनने में किस प्रकार सफलता पाई जाए, इस प्रसंग पर हर विचारशील को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि राष्ट्र की उदीयमान प्रतिभाओं को, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को, ग्राम शहर में रहने वाले नवयुवकों को राष्ट्र की उदीयमान भवितव्यता मानकर उन्हें शिक्षित बनाने के साथ साथ सुसंस्कृत बनाने के लिए कुछ उठा ना रखा जाए। यह सब कैसे हो सकता है? इतने बड़े काम में हाथ कौन डाले, उसे पूरा कर दिखाने का व्रत कौन धारण करे,
इसके उत्तर में एक ही केंद्र पर निगाह जा टिकती है, वह है शिक्षा तंत्र। इसमें सूत्र संचालक, अधिकारी, नीति निर्माताओं का उच्च वर्ग तो प्रमुख है ही, क्योंकि उन्हीं के इशारे पर छात्रों को पढ़ाई की सारी सुविधाएं, योजनाएं मिलती हैं। परंतु इस प्रक्रिया का व्यवहारिक कार्यभार शिक्षक ही संभालते हैं। आर्किटेक्ट किसी इमारत का नक्शा भर बनाकर अपना काम पूरा करता है। उसकी नींव खोदने से लेकर इमारत खड़ी करने और छत डालने तक की पूरी प्रक्रिया राज मजदूर, लोहार, बढ़ई आदि शिल्पी, श्रमजीवी ही मिलकर पूरी करते हैं। शिक्षा तंत्र के विशाल क्षेत्र में अग्रिम मोर्चे पर लड़ने वाले सैनिकों की तरह शिक्षक समुदाय की ही प्रधान भूमिका रहती है। श्रेय का दावेदार कोई भी क्यों ना बने, पर यदि नई पीढ़ी का स्तर वास्तव में ही ऊंचा उठाना है, तो उसमें पहली श्रेणी की भूमिका निभाने में अध्यापकों का श्रम और मनोयोग ही चमत्कारी सत्परिणाम प्रस्तुत करता दिखाई देगा। इस प्रकार उन्हें प्रकारांतर से नींव के पत्थर जैसी स्थिति में रहने वाले राष्ट्र निर्माता ही कहा जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद जो राहत की सांस लेने का जनसाधारण को अवसर मिला है, उसे प्रगतिशीलता की दिशा देने का कार्य अध्यापक ही कर सकते हैं। अध्यापकों में भी वे वंदनीय, अभिनंदनीय हैं जिन्हें उपाध्याय का, आचार्य का श्रेय सम्मान मिल सके। सामान्य अध्यापक पाठ्यक्रम पूरा करने भर में अपनी जिम्मेदारी समेट लेते हैं। छात्र पाठ्य पुस्तकों की सहायता से अपने ज्ञान की अभिवृद्धि करते हैं। अध्यापक अपनी कक्षा में उस पढ़ाई को सुव्यवस्थित बनाने की विधि व्यवस्था बना देते हैं। ढर्रा इसी प्रकार चलता रहता है और परीक्षा देकर फेल पास होने का क्रम भी चलता रहता है। पास होने वाले छात्रों में उत्साह और फेल होने वालों में निराशा एवं दुख देखा जाता है। इस घुड़दौड़ में आगे निकलने वालों को प्रमाण पत्र तो मिलते हैं, पर निश्चित नहीं कि उनके आधार पर कोई अच्छी नौकरी मिल सकेगी या नहीं। फेल होने वाले बच्चे फिर से पढ़ते हैं या निराश होकर बैठ जाते हैं, पर स्वावलंबन के आधार पर आजीविका उपार्जन के संबंध में इस समुदाय के सभी सदस्यों को अनिश्चितता ही घेरे रहती है। शिक्षा में स्वावलंबन के लिए उपयुक्त कला कौशल का समावेश होने की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। उनके लिए व्यापक प्रबंध करना जरूरी है। सुसंस्कारिता की दिशा में एक प्रयास यह हो सकता है कि पाठ्य पुस्तकों में एक प्रकरण नीति निष्ठा को उभारने के लिए भी जुड़ा रहे। सामूहिकता, सहकारिता, समाज सेवा, शालीनता, सद्भावना जैसी सत्प्रवृत्तियों को अपनाने, उन्हें व्यवहारिक जीवन में उतारने की सीख भी दी जाती रहे। इस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का समाधान सुझाया जाए और सद्गुणों के अभ्यास का कोई सुनिश्चित तरीका बताया जाए, पर वैसी कोई सांगोपांग व्यवस्था अभी बन नहीं पाई है। इस संदर्भ में कहा तो बहुत कुछ जाता रहा है, उसकी आवश्यकता का समर्थन भी किया जाता है, पर यह सब उथला ही रह जाता है। अनिवार्य पाठ्यक्रम बनाने और उसे सभी कक्षाओं में लागू करने का कोई सरकारी प्रबंध अभी तक हो नहीं सका है। एक डर यह बना रहता है कि नीति निष्ठा के पाठ्यक्रम को कहीं धर्म संप्रदाय का शिक्षण ना कहा जाने लगे, उसे सांप्रदायिकता का बीज फैलाना ना मान लिया जाए। वस्तुतः इस प्रकार भ्रमग्रस्त होने का कोई कारण नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता, उसके लिए मनाही है भी, पर नीति निष्ठा को भी उसी लपेट में ले लेना सर्वथा अनुचित है। हो सकता है कि सांप्रदायिक मान्यताओं में नीति का समर्थन ना हो, पर इसी कारण नीति निष्ठा को संप्रदायवाद कहकर उसकी उपेक्षा अवमानना भी तो नहीं की जा सकती। नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र आदि निर्विवाद रूप से पढ़ाए जा सकते हैं। आदर्शवादिता का पक्षधर आचार शास्त्र क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? जीवनी विद्या को महत्वहीन करके उपेक्षित कैसे किया जा सकता है? उसे शिक्षण पद्धति का अविच्छिन्न अंग क्यों नहीं बनाया जा सकता? आखिर संख्या में अधिक होना ही तो सब कुछ नहीं है। व्यक्तित्व की उत्कृष्टता का भी तो अपना मूल्य है। इस विषय से अपरिचित रहकर दृष्टिकोण, चरित्र, व्यवहार में उत्कृष्टता का समावेश भी तो नहीं किया जा सकता। इस अभाव के रहते किसी से महानता अपनाने और समाज का अभिनंदनीय घटक बनने की आशा भी तो नहीं की जा सकती। सरकारी पाठ्यक्रम में यदि
नैतिक शिक्षा का अविच्छिन्न आधार का समावेश नहीं है, तो भी उस आवश्यकता को कम से कम शिक्षक तो अनुभव करें और निजी तौर से उस संबंध में जो कुछ बन पड़ सकता है उसे करने के लिए तत्परता बरतें, प्रयत्नशील रहें। अभिभावक की तरह अध्यापक की भी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं। जिस तरह अभिभावक बालकों के लिए रोटी कपड़े का प्रबंध करके अपनी जिम्मेदारियों से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकते, उसी प्रकार अध्यापक भी कोर्स की पढ़ाई पढ़ाकर उन उत्तरदायित्वों से छुटकारा नहीं पा सकते जो अनायास उनकी गुरु गरिमा के बीच सघन रूप में जुड़ गए हैं। निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करते समय वे बीच बीच में ऐसी टिप्पणियां जोड़ते रह सकते हैं जिनसे छात्रों को अतिरिक्त दिशा मिलती रहे। वे अपनी निर्धारित पढ़ाई तो दिलचस्पी के साथ पूरी करें ही, पर साथ ही यह भी उत्कंठा जग पड़े कि उन्हें संव्याप्त दुष्प्रवृत्तियों से बचना है, दुष्परिणाम भुगतने के लिए विवश करने वाले कुचक्र में नहीं फंसना है। अपने स्तर को क्रमशः इसी प्रकार विकसित करते जाना है जिससे उनकी गणना प्रामाणिक, जिम्मेदार, प्रतिभावान लोगों में होने लगे। इसके लिए जिस प्रकार का मानव बनाया जाना आवश्यक है उसे पाठ्यक्रम की विवेचना करते हुए भी हृदयंगम कराया जा सकता है। नीति शिक्षा कहने सुनने में तो सरल है, पर वह अति कठिन है। इसके लिए सबसे पहले अध्यापक को अपना बाहरी और आंतरिक जीवन ऐसे सांचे में ढालना होता है जिसका अनुगमन करते हुए संबंधित छात्र अनायास ही प्रामाणिक एवं शालीनता के ढांचे में ढलने लगे। वाणी सिद्धांतवाद का महत्व और स्वरूप समझाने में किसी तरह सफल हो जाती है, पर सबसे अधिक प्रभाव परामर्शदाता के परिष्कृत व्यक्तित्व का ही पड़ता है। आज की परिस्थितियों में कठिनाई समझी जाने वाली नीति शिक्षा को व्यवहारिक और ग्राह्य बनाने का गौरवमय उत्तरदायित्व शिक्षकों पर आता है। वाणी से दिए जाने वाले मार्गदर्शन के साथ साथ उन्हें चरित्र द्वारा दिए जाने वाले शिक्षण की विधा विकसित करनी होगी। यदि अपने गौरव का अनुभव किया जा सके तो ऐसा करना कठिन नहीं, रोचक और मनोरम हो जाता है, उसमें घाटा कहीं भी नहीं। छात्रों अभिभावकों के श्रद्धा पात्र बनते ही शिक्षकों को वह उच्च स्तरीय सम्मान और सहयोग प्राप्त होने लगता है जिसके लिए बड़े बड़े नेता अधिकारी तरसते हैं। शिक्षा में सुसंस्कारिता का समन्वय। प्राथमिक कक्षाओं के लिए तो अध्यापक आवश्यक हैं, क्योंकि उन दिनों बालकों का बौद्धिक विकास अत्यंत सीमित होता है। सहारे के बिना उनके लिए संभव नहीं कि वर्णाक्षर, स्वर, व्यंजन, गणित आदि की प्रारंभिक आवश्यकता भी अपने बलबूते पूरी कर सकें। इसलिए प्राथमिक पाठशाला में तो पाठ्यक्रम पढ़ने वालों की सहायता अनिवार्य रूप से आवश्यक रहती है। इसके उपरांत जैसे जैसे छात्रों की समझदारी बढ़ती जाती है, अध्यापकों के मार्गदर्शन की आवश्यकता कम होती जाती है। अनेक छात्र हैं जो घर पर पढ़कर परीक्षा देते और पास होते रहते हैं। ऐसे प्राइवेट कहे जाने वाले छात्रों की संख्या रेगुलर छात्रों की संख्या के लगभग जा पहुंचती है। वे कुंजियों, गाइडों, गैस पेपर से काम चला लेते हैं। कभी कभी कुछ समय के लिए ट्यूटोरियल प्राइवेट स्कूलों में भी प्रवेश लेते हैं। इस प्रकार उनकी नाव पार लगती रहती है। लड़कियां तो अधिकतर उसी इस पद्धति को अपनाती स्नातकोत्तर परीक्षा तक पास कर लेती हैं। सयानी होने पर उनके अभिभावक उन्हें कॉलेजों में भेजने से कतराते हैं। विशेष देहाती लड़कियां तो शहरी बोर्डिंग में रहकर पढ़ने की व्यवस्था से वंचित ही रहती हैं। तात्पर्य यह है कि बिना अध्यापकों के काम चलाने वाला तंत्र विकसित होता जाता है। पत्राचार विद्यालय, खुले विश्वविद्यालय, रेडियो, टेलीविजन आदि द्वारा सिखाए जाने वाले पाठ्यक्रम यह सिद्ध करते हैं कि हमारा रुख किस ओर है। अभी भी एमए, कानून आदि के छात्र 1 घंटे के लिए कॉलेज की कक्षा में बैठते हैं, बाकी तो सभी तैयारी उन्हें घर पर रहकर ही करनी पड़ती है। यदि स्कूल भर्ती का ऐच्छिक विषय बना दिया जाए और ट्यूटोरियल स्कूलों में पढ़ाई करने की सुविधा मिल जाए तो फिर देखा जा सकता है कि स्कूल में नियमित भर्ती वाली पसंद भी कितनों की रहती है। कारण स्पष्ट है कि पढ़ाने वाले जो कुछ पढ़ाते हैं वह इतना रहस्यमय या महत्वपूर्ण नहीं होता जिसके लिए भर्ती होकर समय का बंधन बांधने, फीस देने तथा घर और स्कूल के बीच चक्कर काटने का जोखिम उठाना आवश्यक हो। अनुशासन और व्यवस्था की दृष्टि से स्कूलों का ढांचा खड़ा रखने की आवश्यकता अनुभव की जाती है। सोचा जाता है कि पाठशालाओं के वातावरण में
शिक्षार्थी अनुशासन सीखता है, पढ़ाई का तरीका सीखता है, सामूहिकता का लाभ उठाता है। पर यदि अभिभावक ये देखने लगे कि बालक के सुधरने, सुसंस्कृत होने जैसी सुविधा स्कूलों में नहीं रह रही है और वहां पाई जाने वाली उच्छृंखलता पनप रही है, तो यह भी हो सकता है कि स्कूलों में भर्ती कराने की अनिवार्यता का महत्व घटने लगे। उस स्थिति में प्राइवेट पढ़ाई की प्रवृत्ति पनपे, तो यह भी हो सकता है कि जनमत के दबाव से सरकार भी वैसी छूट देने लगे। इससे उसे भी आर्थिक बचत का प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। दूसरे प्रकार के अन्य अन्य खर्चों में बचत होती है। स्मरण रखा जाना चाहिए कि उपयोगिता ही किसी तंत्र को स्थायित्व प्रदान कर सकती है, मान एवं महत्व बनाए रख सकती है। उसमें यदि कमी पड़ेगी तो निश्चित ही उपेक्षा और अवमानना बढ़ेगी। चिन्ह पूजा के लिए होने वाली घेर बटोर से लोग उबने लगेंगे और बंधनों में रहकर दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। गैर सरकारी नर्सरी मॉन्टेसरी पब्लिक स्कूलों की बाढ़ सी आ रही है। उनकी संख्या तथा छात्रों की भर्ती की संख्या भी निरंतर बढ़ती जाती है। यद्यपि इस प्रकार के तंत्र सरकारी स्कूलों की तुलना में काफी महंगे होते हैं, फिर भी जिन्हें थोड़ी भी आर्थिक सुविधा है वे बच्चों को उन्हीं स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं। आकर्षण केवल यही है कि वहां मात्र पाठ्यक्रम ही पूरा नहीं कराया जाता, वरन बाल विकास की दिशा में अथक प्रयास भी मनोयोग पूर्वक किए जाते हैं। सामान्य जन भी यह जानते हैं, जब पढ़ने के बाद नौकरी मिलना दिनों दिन कठिन होता जा रहा है, तो बच्चों को व्यर्थ क्यों उसमें उलझाए रखा जाए। उस समय को बचाकर उसे घरेलू व्यवसाय में क्यों न लगाया जाए, ताकि वह अनुभव प्राप्त करने के साथ साथ काम में हाथ भी बटाने लगे। इससे पढ़ाई का खर्च भी बचता है और आमदनी में भी कुछ न कुछ अभिवृद्धि होती है। इस कारण अनेक छात्र अभिभावकों के इस परामर्श में सार देखते हैं और पढ़ाई की चिन्ह पूजा छोड़कर काम धाम संभालने लगते हैं। विचारणीय है कि शिक्षा के प्रति ऐसी उपेक्षा और बगावत क्यों पनप रही है। अभी उसका विस्फोट नहीं हुआ है, पर यह सहज ही जाना जा सकता है कि माहौल किस प्रकार का बन रहा है। असंतोष की स्थिति लंबे समय तक नहीं बनी रह सकती, उसका विकल्प उभरता है। शिक्षा का स्तर गिरने से छात्रों और अध्यापकों के बीच की खाई चौड़ी होती जाती है। इस कारण उभरा आक्रोश कई बार इस हद तक पहुंच जाता है कि शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच विग्रह खड़ा हो जाता है। उससे अशोभनीय और अवांछनीय घटनाएं घटित होती हैं। असंतोष अभिभावकों में भी रहता है, इसलिए वे उपद्रवी बच्चों को डांटने की अपेक्षा उन्हीं का पक्ष लेने लगते हैं। पाठ्यक्रम उथले मन से पढ़ाया जाता और सुसंस्कारिता के लिए कारगर प्रयास नहीं किए जाते। इन दो शिकायतों को अभिभावक प्रायः दोहराते रहते हैं और अपने असंतोष की अभिव्यक्ति समय समय पर करते रहते हैं। शिक्षा का उद्देश्य पढ़ाई पूरी करा देना मात्र दिख पड़ता है। अन्य कोई विशेषता वहां से हस्तगत न होने पर प्रत्यक्षदर्शी इस प्रकार सोच भी सकता है, इसका दोष किसे दिया जाए। शिक्षा तंत्र तो अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षता तो उसके संचालक संबंध अध्यापक ही दिखते हैं। इसलिए दोष या तंत्र की कमी भी उसे प्रत्यक्ष स्वरूप देने वाले अध्यापक में भी दिखती है। असंतोष का कारण कुछ भी हो, पर प्रत्यक्षवादी उस कमी को अध्यापकों की उपेक्षा या अयोग्यता ही मानते हैं। ऐसी लोक मान्यता के कारण छात्रों की अभिभावकों की गहरी श्रद्धा अध्यापकों को मिलती नहीं। उन्हें गुरु गरिमा का प्रतिनिधि मानने का भाव जागता नहीं। स्वाभाविक है कि ऐसी दशा में उन्हें उस उच्च स्तरीय मान सम्मान से वंचित रह जाना पड़ता है, जिसके कि वे आरंभ से ही अधिकारी रहे हैं। आज भी वह सम्मान अध्यापक वर्ग को प्राप्त हो, ऐसी आशा अपेक्षा की जाती है।